नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज बात ब्लड कैंसर की करेंगे। ये ब्लड से संबंधित कैंसर होता है। ब्लड कैंसर सीधे आपके खून, बोन मैरो और लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है। ब्लड कैंसर क्या होता है, इसके लक्षण क्या है और ब्लड कैंसर का इलाज क्या है। माना जाता है कि हृदय रोग के बाद कैंसर वैश्विक रूप से मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। भारत में अभी भी कैंसर को लेकर लोगों में जागरूकता कम है। भारत में कैंसर का देरी से इलाज और सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की कमी अभी भी है, जिसकी वजह से कैंसर का मरीज बहुत कम ही फिर से ठीक हो पाता है। आज ब्लड कैंसर अवेयरनेस डे के मौके पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर राहुल नैथानी, जो डायरेक्टर एंड HOD है मेटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट के। हमारे साथ डॉक्टर ज्योति वाधवा भी हैं, जो वाइस चेयरपर्सन एंड हेड मेडिकल ऑन्कोलॉजी हेमाटोलॉजी हैं। दोनों से ब्लड कैंसर को लेकर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर राहुल नैथानी और डॉक्टर ज्योति वाधवा, आप दोनों का बहुत स्वागत है। राहुल जी, धन्यवाद। ये ब्लड कैंसर क्या होता है और इसके कितनी तरह का होता है? तो जैसे हम बाकी ऑर्गन्स में कैंसर की बात करते हैं, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, उसी तरीके से जब ब्लड के सेल्स का कैंसर होता है उसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। ब्लड कैंसर ब्रॉडली बहुत लोग ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं, लिम्फोमा के नाम से जानते हैं, मल्टीपल माइलोमा के नाम से जानते हैं। ब्लड कैंसर को मूलतः दो पार्ट में डिवाइड कर पाते हैं। कुछ होते हैं एक्यूट कैंसर्स, एक्यूट ल्यूकीमियास, ALL, AML, जो लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं अगर जल्दी से उनका इलाज ना किया जाए। इसके अलावा कुछ क्रॉनिक इलनेसेस है, जैसे क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। ये एक ऐसा डिजीज है जिसमें आज पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्ट कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया होता है, मल्टीपल माइलोमा होता है और कई तरीके के लिम्फोमास हैं। ये सब ब्लड कैंसर के विभिन्न प्रकार हैं। अच्छा, अगर हम मरीजों का ही जिक्र करें, अगर स्पेशली इन जिन्हें ये बीमारी है, अगर हम बात करें, कौन कौन से लक्षण होते हैं? तो यदि हम लक्षणों की बात आए तो हम ब्लड कैंसर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमने बताया जैसे जो एक्यूट ल्यूकीमियास हुए, वहां पे बेसिकली बोन मैरो का डिसऑर्डर है। बोन मैरो में हीमोग्लोबिन बनता है, तो हीमोग्लोबिन कम हो गया, पेशेंट को काफी कमजोरी होती है। प्लेटलेट्स अगर कम हो जाते हैं तो काफी ब्लीडिंग होती है। अगर बॉडी का डिफेंस TLC या न्यूट्रोफिल जब इस ल्यूकीमिया के कारण कम हो जाता है तो पेशेंट को कई तरीके के इन्फेक्शंस, जो निमोनिया, डायरिया इन्फेक्शंस, कॉफ के फॉर्म में सामने आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ अलग तरीके के जो कैंसर्स हैं, जैसे हम लिम्फोमा, वहां पे आमतौर पर अगर किसी को फीवर चल रहा है 2 हफ्ते से ज्यादा बिना किसी कारण के, या हमारा करीब 10% तक वजन कम हो जाए 6 महीने के अंदर, या किसी पेशेंट को ऐसा हो कि रात को सोते समय इतना ज्यादा पसीना है कि सारे कपड़े गीले हो गए, वो बदल देना पड़े, इनमें से यदि कुछ हो रहा है तो ये हमारे ब्लड कैंसर के लक्षण हैं। कुछ धीमे ब्लड कैंसर जो हैं, जो सिर्फ खून की कमी या हमारी किडनी में किसी तरीके की चोट या फ्रैक्चर करके भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ज्योति वाधवा जी, अमूमन हमारे भारतीय समाज में कहा जाता है कि भाई कुछ चीजें आपको परिवार से मिलती आती हैं। क्या कैंसर के बारे में भी ये कह सकते हैं कि ये वंशगत होता है? कैंसर अगर मोटे रूप में बोलें, सभी बॉडी पार्ट्स के कैंसर को अगर क्लब कर दें टुगेदर, तो अप टू 5 to 10% कुड बी हेरिडिटरी या वंशगत। लेकिन अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें तो यह अक्सर वंशगत या हेरिडिटरी नहीं होता, यानी कि ये फैमिलीज में रन नहीं करता पर से। लेकिन अप टू 4% ऑफ ब्लड कैंसर्स कैन बी हेरिडिटरी, और ये वंशगत हो सकते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जो कि जेनेटिक या हेरिडिटरी होती हैं, और वो एसोसिएटेड होती हैं ज्यादा रिस्क ऑफ ब्लड कैंसर से, जैसे कि डाउन सिंड्रोम या ब्लूम सिंड्रोम या ली फ्रोमेनाई सिंड्रोम। ये कुछ ऐसी जेनेटिक कंडीशंस हैं विच कुड रन इन फैमिलीज and they have increased risk of blood cancers, but पर से मोटे रूप में ज्यादातर लोगों में ब्लड कैंसर वंशगत नहीं होता और ये फैमिलीज में रन नहीं करता। राहुल जी, अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें, इसके इलाज के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं शुरुआती, ये एक बार अवेयर कीजिएगा हमारे दर्शकों को। आई थिंक जैसे हम ल्यूकीमियास वाले ब्लड कैंसर की बात करें, CML या CLL तरह के कैंसर की बात करें, एक साधारण सा CBC का टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट, जो नॉर्मली हम रूटीन हेल्थ चेक में भी करते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन आता है, TLC आता है, प्लेटलेट आता है, ये काफी हद तक हमें हिंट कर देता है कि ब्लड रिपोर्ट शायद ठीक नहीं है, हमें कैंसर के बारे में सोचना चाहिए। एक बार हम उस डायरेक्शन में बढ़े कि मुझे दिखे मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम है, या प्लेटलेट बहुत कम या ज्यादा है, या मेरे WBC टोटल व्हाइट ब्लड सेल कम या ज्यादा है, तब हमें एक हेमाटोलॉजिस्ट से उस समय संपर्क करना चाहिए।
अगर हमें लगा कि हाँ ये लुकीमिया या कोई और ब्लड कैंसर हो सकता है, तब आगे इसको कंफर्म करने के लिए और अच्छे से समझने के लिए एक बोन मैरो टेस्ट की जरूरत होती है। जब हम बोन मैरो कर रहे हैं तब हम लुकीमिया का नेचर जानना चाह रहे हैं, हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या ये लुकीमिया आगे अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा ट्रीटमेंट को या नहीं। उसके लिए फिर फ्लो साइटोमेट्री होते हैं, कुछ मॉलिक्यूलर जेनेटिक टेस्ट होते हैं जो हमें ये एक्सपेक्ट करा सकते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट कितना सक्सेसफुल होने वाला है। इसके अलावा लिम्फोमास और माइलोमास में कई बार एक हमें पूरी बॉडी की स्कैनिंग की जरूरत पड़ती है, जिसे हम स्केलेटल सर्वे या आम भाषा में बहुत लोग पेट स्कैन के नाम से जानते हैं। तो पेट सीटी हमें कई बार बता देता है कि एक बीमारी है और ये बॉडी में और कहाँ फैली हुई है। इसके अलावा कुछ साधारण है कि क्या मेरी बॉडी ट्रीटमेंट लेने के लिए फिट है या नहीं, उसके लिए कुछ नॉर्मल सीरम केमिस्ट्रीज, इकोकार्डियोग्राफी, ये सारे टेस्ट करे जाते हैं। बट अगर हम मैलिग्नेंसी स्पेसिफिक की बात करें तो ब्लड टेस्ट एक पेरिफेरल्स में जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर उस ब्लड को देखा जाए कि उसके अंदर कुछ एबनॉर्मल सेल हैं या नहीं, बोन मैरो के कुछ स्पेशल टेस्ट और पेट सीटी, ये कुछ कॉमन जांचें हैं जो हमारे मैलिग्नेंसी स्पेसिफिक हैं। ठीक है ज्योति जी, क्या आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में इसके बारे में कम जानकारी है या लोग कम बात करते हैं, जागरूकता की कमी है? बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि ब्लड कैंसर के बारे में और अधिक जागरूकता की जरूरत है। कॉमन पब्लिक के मन में अभी भी काफी इसकी एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में जागरूकता बहुत कम है। ये बहुत जरूरी है कि पब्लिक को जागरूक किया जाए ताकि समय पर इसका डायग्नोसिस और सही इलाज हो पाए। जागरूकता इस बारे में होना भी बहुत जरूरी है कि अब ब्लड कैंसर का इलाज काफी एडवांस हो चुका है, तो जागरूकता समाज में बढ़ाने की बहुत जरूरत है ब्लड कैंसर के बारे में। अगर किसी फैमिली में किसी व्यक्ति को ये समस्या होती है तो पूरी फैमिली कैसे एक तरह से सफर कर रही होती है, और वो जब उससे मैं ये कहूँ कि जब कैंसर को मात देकर परिवार में व्यक्ति आता है, वो दोनों सिचुएशंस एक बार बताइएगा। आपने जैसे पूछा कि फैमिली मेंबर्स कैसे इसमें भूमिका निभाते हैं। फैमिली मेंबर्स की बहुत अहम भूमिका है। तो वो पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएं जांच के लिए, जब डॉक्टर ने बुलाया है उनको इलाज के लिए, कीमोथेरेपी के लिए, उस समय पर सही दिन सही समय पर अपने हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराएं। उसके अलावा फैमिली मेंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टू प्रोवाइड दी सपोर्टिव केयर। जैसे कि हम पेशेंट्स को जो कीमोथेरेपी पे होते हैं ब्लड कैंसर के लिए, हम ये कहते हैं कि घर का पका खाना खिलाएं। घर में अच्छा पौष्टिक स्वच्छ तरीके से बनाया हुआ खाना ये प्रोवाइड करना भी फैमिली मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके अलावा इन सबसे जरूरी या एटलीस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को मानसिक और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। इसका इलाज किस तरह से होता है? क्योंकि हमारे भारतीय समाज की एक समस्या ये है कि वो थोड़े से मिथ में उलझे रह जाते हैं, थोड़ा सा खुद ही आप देखेंगे कि डॉक्टर्स बन जाते हैं लोग, एक दूसरे को सलाह बहुत देते हैं उस सूरत में ताकि लोग गुमराह ना हो। तो मुझे लगता है सबसे पहला जो हमें चीज पे फोकस करना है, हम बीमारी को पकड़ें, हम बीमारी को सस्पेक्ट करें कि ये बीमारी हो सकती है। और आज हम जब सन 2023 की बात कर रहे हैं, हमें अपनी अप्रोच में साइंटिफिक होना चाहिए। हेमेटोलॉजी एक बहुत इवॉल्व ब्रांच है, काफी ज्यादा हमें पता है किस टेस्ट से हम काफी हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा पेशेंट किस तरीके से रिस्पॉन्स इसमें कर सकते हैं। तो हमें एक सही सलाह की बहुत आवश्यकता है। हमें एक हेमेटोलॉजिस्ट के पास इन सब चीज लक्षणों के साथ पहुंचना चाहिए और पेशेंट्स को डॉक्टर से अपने सही सवाल भी करने चाहिए। जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम किस बीमारी से डील कर रहे हैं। जैसे हमने बताया, ब्लड कैंसर को हम मोटे मोटे दो तौर पे बांट सकते हैं। अगर हम एक्यूट ल्यूकीमिया की बात करें, ALL, AML, ये लाइफ थ्रेटनिंग कैंसर्स हैं। इसमें अगर इलाज ना मिले तो मरीज को 3 या 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं मिलने वाला। यहाँ ट्रीटमेंट शुरू करने की अर्जेंसी है, इमरजेंसी है। यहाँ पे हमें वेट नहीं करना कि हम परसों चले जाएंगे, हमें उसी समय इमरजेंसी जाके मिलना है। कई बार हमारे पास शुरुआती बीमारी में ये लक्षण दिख जाते हैं कि अगर ये बीमारी काबू में आ भी गई तो ये बहुत जल्दी वापस आएगी या रिलैप्स करेगी। उस रिलैप्स के रिस्क को कम करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट या अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण जो है इन पेशेंट्स को ऑफर किया जाता है, जिसमें इस बीमारी को जड़ से खत्म कर देने या क्योर करने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। ये तो हुआ एक्यूट ल्यूकीमिया की बात। इसके अलावा जब हम लिम्फोमास की बात करते हैं या मल्टीपल माइलोमास की बात करते हैं, जो उतने रिस्की कैंसर्स नहीं हैं, इन केसेस में अधिकतर हम कीमोथेरेपी देते हैं और जनरली हम ये मान के चलते कि हमारे पेशेंट्स इन कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। किसी पेशेंट में हमें
रेडिएशन थेरेपी की जरूरत इनमें पड़ जाती है। और यदि हमारा कोई लिम्फोमा रिलैप्स कर जाता है तो रिलैप्स सेटिंग में हमें बीमारी काबू करके एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता वहां पर फिर से आती है। मल्टीपल माइलोमा जो है वो इस तरीके का एक धीमा ब्लड कैंसर है जहां पे एक लो इंटेंसिटी थेरेपी इनिशियली कुछ महीने तक चलती है। अधिकतर पेशेंट्स पे हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट अपफ्रंट ऑफर करते हैं। उसके बाद एक ओरल टैबलेट जो है काफी लंबे समय तक चल सकती है। और एक हमारा ब्लड कैंसर हुआ क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, जो आप में सकते हैं साइंस में, मेडिसिन में अगर किसी गिनी चुनी बीमारियों में अगर असफलता पाई है तो वो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया या CML है। आज के दिन ये बीमारी ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी हो गई। आप एक टैबलेट रोज खाइए और आप नॉर्मल लाइफ स्पैन 80 साल 90 साल का जीवन इस बीमारी के डायग्नोसिस में पा सकते हैं। अगर कोई इससे पीड़ित है, रक्त कैंसर से, अलग अलग तरह के भी आपने बताए, कितना समय ले लेते हैं ये ठीक होने में? क्योंकि ये बहुत अच्छा लगा, ये जानकारी बहुत अच्छी कि आप 80 to 90 ईयर्स बहुत आराम से जी सकते हैं अगर आपको समय रहते जानकारी मिलती है और इलाज बहुत अच्छे से हो जाता है तो। लेकिन ये कितना समय ले लेता है? इसके उपचार की अवधि एक बार बताइएगा। तो अधिकतर जो इंटेंसिव बीमारियां हैं, चाहे हम उसे एक्यूट ल्यूकीमिया बोले या लिम्फोमास बोले, इनिशियल जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है वो करीब 4 से 6 महीने का रहता है। कुछ डिजीजेस हैं जैसे माइलोमा है जहां पे एक मेंटेनेंस आगे ओरल टैबलेट के फॉर्म में चलता रहता है। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया जहां मैंने बताया कि आज पेशेंट 80-90 साल की उम्र तक जी सकते हैं, वहां पे एक टैबलेट आपको रोज लेनी है और आप पूरा अपना नॉर्मल जीवन यापन कर सकते हैं। एक्यूट ल्यूकीमिया में भी पहले 6 महीने हमें अस्पताल कई बार आना जाना पड़ता है कीमोथेरेपी के लिए और एडमिशंस के लिए, बट उसके बाद 1.5 साल और इलाज चलता है। तो यदि मैं बोलूं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया करीब 5 से 6 महीने, लिम्फोमा करीब 5 से 6 महीने, ल्यूकीमिया 5 से 6 महीने का तेज ट्रीटमेंट, उसके बाद करीब 1.5 साल का। आज 2023 में ब्लड कैंसर के हम सारे मरीजों को ठीक नहीं कर सकते, पर हम बहुत सारे मरीजों को ठीक कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर ज्योति, एक चीज़ बताइएगा कि अगर कोई रक्त कैंसर का मरीज़ है, उसका खान पान किस तरह का होना चाहिए? वो वर्कआउट कर सकता है, योग कर सकता है, एक नॉर्मल आम जिंदगी जो होती है वो उसे जी सकता है? बहुत बढ़िया सवाल। कैंसर के इलाज में न्यूट्रिशन या डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और सिमिलरली ब्लड कैंसर में भी डाइट और एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्लड कैंसर एक कैटाबॉलिक स्टेट है, मतलब कि जितनी एनर्जी आप बॉडी में डाल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा वो खर्च हो रही है, और यही वजह होती है कि अक्सर मरीजों का वजन कम होता जाता है और ट्रीटमेंट पे भी ये वेट लॉस कंटिन्यू रहता है। सो अगर हम मरीज को प्रोवाइड कर सकते हैं पौष्टिक आहार, एक बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट, तो वो हमें मदद करेगी मरीज को न्यूट्रिशनली फिट रखने में। वो उसकी इनफ जो बॉडी की डिमांड्स हैं उन सबको मीट कर लेगा और वो ट्रीटमेंट को बेहतर तरीके से ले पाएगा। इसलिए अच्छी डाइट को लेना बहुत जरूरी है। अब अच्छी डाइट का मतलब क्या है? अच्छी डाइट वो डाइट है जो मरीज को इनफ एनर्जी प्रोवाइड करे, इनफ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और विटामिन्स एंड मिनरल्स भी प्रोवाइड करे। कमिंग टू एक्सरसाइज, और एक बात और इम्पॉर्टेंट डाइट में कि प्रोसेस्ड फूड जो है, प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा स्पाइसी फूड या शुगर लेस्ड फूड, इन सब चीजों से बचा जाए। दूसरी बात एक्सरसाइज की। सो अपनी बॉडी की क्षमता के हिसाब से, क्योंकि डिफरेंट फेजेस ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट में आपकी बॉडी की जो क्षमता होगी, जो कैपेसिटी होगी, वो डिफरेंट होगी। वो इस बात पे भी निर्भर करेगी कि आपको कौन से टाइप का ब्लड कैंसर है। तो डिफरेंट टाइप, स्टेज एंड फेज ऑफ ट्रीटमेंट के हिसाब से आप व्यायाम या एक्सरसाइज करें, जैसे कि वॉकिंग इज द सिंपलेस्ट एक्सरसाइज जो की जा सकती है। जब बंदा कमरे में ही कन्फाइंड है तो वो बैठे बैठे योगा या प्राणायाम कर सकता है। एक चीज और जो ज्योति जी मैं समझना चाह रही थी वो ये कि आपने कहा कि एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक कैलोरीज की बात हुई। कैलोरी डेफिशिएंसी क्या श्योर है कि उस व्यक्ति में होती है जिसे ब्लड कैंसर है? तो बहुत डाइट जो है कितने कैलोरी की मिनिमम होनी चाहिए? जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्लड कैंसर की सेल्स जो होती हैं, खासकर एक्यूट ल्यूकीमिया में सेल्स बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करती हैं। क्योंकि वो जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर रही हैं इसलिए उनको फ्यूल भी चाहिए ज्यादा। वो बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, इसलिए इनफ कैलोरीज देना बहुत जरूरी है। जैसे कि आम नॉर्मल वेट के एडल्ट को लें, 7 से 2500 कैलोरीज प्रतिदिन की रिक्वायरमेंट होती है। 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्टर राहुल, इस पूरी चर्चा में एक शब्द बहुत ज्यादा हमें सुनाई दिया, वो है बोन मैरो।
ये क्या होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या होता है, और क्या ये हर तरह के ब्लड कैंसर के लिए जरूरी होता है? इसे एक बार एक्सप्लेन कीजिएगा। तो ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। बोन मैरो क्या है, जैसे हमारे बॉडी में ऑर्गन होते हैं, लिवर, किडनी, उसी तरीके से हमारे बोन के अंदर एक सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू होता है, जैसे गूदा भी कहा जाता है, ये बोन मैरो होता है। ये हमारी मेन फैक्ट्री है जो सारे ब्लड सेल बना रही है। हम इन्फेक्शन से लड़ने वाले सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सारे बोन मैरो बनाते हैं। यदि यहाँ पे कोई बीमारी आ जाए, ल्यूकीमिया आ जाए, मल्टीपल माइलोमा आ जाए, तो बेसिकली हमारी जमीन तो ठीक थी, हमारे बीज खराब हो गए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसप्लांट। जैसे हम हमारा फसल खराब हो, हम उस फसल को हटा के एक नया बीज बो के नई फसल बो सकते हैं। उसी तरीके से बोन मैरो ट्रांसप्लांट में हम ये जो बीमारी वाले बीज हैं, चाहे माइलोमा के हैं या ल्यूकीमिया है, इनको हैवी डोजेस ऑफ मेडिसिन से खत्म करके फिर एक नॉर्मल हेल्दी डोनर से नया बोन मैरो स्टेम सेल या नया बोन मैरो बनाने वाला बीज हम पेशेंट में देते हैं। उससे क्या, जैसे नया पौधा बनाते हैं, एक नया बोन मैरो या नया हेल्दी मेरे पास ब्लड प्लेटलेट्स, ये सारे सेल आ जाते हैं। इस प्रोसेस को बोन मैरो ट्रांसप्लांट या अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण कहा जाता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट हर डिजीज में करने की जरूरत नहीं होती, बट जैसा हमने बताया कुछ ल्यूकीमियाज में जहां मेरे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बताए कि रिलैप्स कर सकते हैं, मल्टीपल माइलोमास में हम ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, या कुछ लिम्फोमास जब वो रिलैप्स कर जाते हैं, उस केस में उनका क्योर का चांस बढ़ाने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट की आवश्यकता हमें होती है। एक सवाल और, वो ये कि क्या ब्लड कैंसर का एज से रिलेशन है या फिर नहीं? किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को ये हो सकता है, या फिर ज्यादा खतरे में मैं कहूँ बच्चे होते हैं या यंगस्टर्स हैं या बुजुर्ग होते हैं? ये जो कुछ डाउट्स होते हैं लोगों को, मैं चाहूंगी इसको भी हम क्लियर करें। तो अलग अलग एज में अलग अलग तरीके की चीजें हम देखते हैं। यदि हम बिल्कुल छोटे बच्चों की बात बताएं तो ल्यूकीमिया न्यूबॉर्न बेबी में भी होता है। जस्ट पैदा हुए बच्चे का भी कभी कभी हम टेस्ट करें तो वहां में ल्यूकीमिया मिल जाता है। 1 साल, 3 साल, 9 साल की उम्र तक में ल्यूकीमियाज वगैरह ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती, थोड़े लिम्फोमास के तरीके की बीमारियां ज्यादा, पर एज का एक पोल जरूर है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम कुछ विशेष प्रकार के कैंसर्स के लिए ज्यादा प्रोन होते चले जाते हैं। यदि हम मल्टीपल माइलोमा की बात करें, जनरली ये एल्डरलीज का डिजीज है, यंग में भी होता है, बट यूजुअली हम 50, 55, 60 साल की उम्र के बाद देखते हैं। अगर हम माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया की बात करें, तो ये होते सभी एजेस में, पर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जा रही है, MDS या AML होने की संभावना हमारी लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों के दिमाग में ये होता है कि नहीं, अगर कैंसर है तो आपको तो बहुत पैसों की जरूरत है, बहुत खर्च आता है। ये भी जो एक डाउट है, मैं चाहूंगी इसे भी हम दूर कर दें। तो मुझे लगता है हमारा इलाज कितना लंबा चलेगा या उसमें कितना खर्चा आएगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा क्या डिजीज है। जैसे हम एक व्हीकल की बात करें, मुझे स्कूटर लेना है तो अलग खर्चा है, साइकिल लेना है तो अलग है, कार लेना है तो अलग खर्चा है, हवाई जहाज लेना है तो अलग। उसी तरीके से जैसे मैं CML जैसी अगर बीमारी की बात करूं, एक इसमें इमैटिनिब, डेसाटिनिब टाइप की टैबलेट्स चलती है जो 2000 रुपए महीने का खर्चा है, लाइफ लॉन्ग, और आप 80-90 साल तक जी सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ बहुत तेज मैलिग्नेंसीज होते हैं, जैसे ल्यूकीमिया, जहां पे आपको अर्जेंटली इंटरवीन करना है। अगर आप इंटरवीन नहीं करोगे तो पेशेंट की लाइफ नहीं बचेगी। वहां पे शुरू के महीने में 5-6-7 लाख का खर्चा चला जाता है। यदि हमें उस पेशेंट में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ जाए तो वहां पे 8 लाख से लेकर 15 लाख तक का खर्चा, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज, डोनर अवेलेबिलिटी, ये खर्चा आ जाता है। आज के दिन में जेनेरिक दवाइयों के समय में बहुत सारे अच्छे और सस्ते इलाज अवेलेबल है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, सारे पेशेंट्स को नहीं बचाया जा सकता, पर बहुत सारे पेशेंट्स को 2023 में इलाज के साथ बचाया जा सकता। डॉक्टर ज्योति, एक सवाल, एक आम इंसान होने के नाते अमूमन ये कहा जाता है कि ठीक है, आप अपने 5-6 महीने में बॉडी चेकअप कराते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि फिलहाल आप कितने फिट हैं या आप किस तरह की दिक्कतों से आप जूझ रहे हैं इंटरनली। जैसे डॉक्टर राहुल बता रहे थे कि आप जब ब्लड का टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो उसमें भी आपको सिम्टम्स मालूम चल जाते हैं कुछ अलग। तो इस एक जनरल एक सवाल है कि हमें क्या 6 महीने में अपना ब्लड चेक करवाते रहना चाहिए साल में, ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो हमें मालूम चल जाए? बहुत इंपॉर्टेंट आपने इस सवाल पूछा। इसको हम कहते हैं कैंसर स्क्रीनिंग, कि अभी इंसान में कोई सिम्टम नहीं है टू सजेस्ट कैंसर, बट हम स्क्रीन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं टेस्ट कर करके कि क्या हम उसको सिम्टम आने से पहले ही पकड़ सकते हैं कि नहीं। हमारी बॉडी के कुछ कैंसर्स हैं जिसमें स्क्रीनिंग गाइडलाइंस हैं
बट सभी कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग संभव नहीं है। सो ब्लड कैंसर भी ऐसा ही एक कैंसर है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि अवेयरनेस होना, जागरूकता होना कि हाँ ये भी एक टाइप ऑफ कैंसर है जिसके अक्सर नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि थकावट या मसूड़े से ब्लीडिंग या हड्डियों में दर्द। तो ये जागरूकता होनी बहुत जरूरी है कि ये कुछ गड़बड़ का इशारा है। बहुत छोटा सा सवाल ज्योति जी, अगर फैमिली में किसी एक व्यक्ति को ब्लड कैंसर है तो उस पूरी फैमिली को टेस्ट कराते रहना चाहिए? बहुत शॉर्ट में। नहीं, ऐसा बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। और एक दूसरी बात, अगर फैमिली में एक व्यक्ति को ब्लड कैंसर है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बिल्कुल भी छूत का रोग नहीं है। तो जो उस मरीज में लगे हैं, फैमिली मेंबर्स जो साथ रह रहे हैं घर में, उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक मरीज से दूसरे व्यक्ति में ऐसे नहीं फैलता। तो एक तो ये कि ये छूत का रोग नहीं है। नंबर 2, ये जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, जब मुझसे पूछा गया था कि क्या ये वंशगत होता है, सो अमूमन ज्यादातर ये ब्लड कैंसर वंशगत नहीं होता, हेरिडिटरी नहीं होता, लेकिन 100 में करीब 4 अप टू 5% ऑफ केसेस हेरिडिटरी या वंशगत हो सकते हैं। फिर उसके लिए अलग कैटेगरी है जो जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जेनेटिक कंडीशंस हैं जो हेरिडिटरी हैं या वंशगत हैं, तो इनमें ब्लड कैंसर्स का रिस्क ज्यादा है। बट अक्सर 95-96% ऑफ केसेस में ब्लड कैंसर वंशगत नहीं होता। ठीक है, डॉक्टर राहुल नैथानी और डॉक्टर ज्योति वाधवा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस बेहद ही खास इंफॉर्मेशन को साझा करने के लिए। ब्लड कैंसर होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, आप क्या कैसे बच सकते हैं या क्या इलाज करवा सकते हैं आप, उसके साथ साथ आप क्या खाएं और किस तरह से एक्सरसाइज करें, ये सारी जानकारी जो है हमने इस खास कार्यक्रम में आपके साथ साझा की। शुक्रिया, आप लोग जुड़े और इस बेहद ही खूबसूरत जानकारी को साझा करने के लिए।